हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम अपना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे फिजिक्स का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने यहाँ पे उठाया है ग्रेविटेशन। यहीं से आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। जितने क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिए हैं सारे प्रीवियस एग्जाम के उठाए हुए क्वेश्चन है, अपने एस्टेट एग्जाम के भी यहाँ पे क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल अच्छे से अटेंड करो इसको। और मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, क्वेश्चंस के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन को भी साथ में जोड़ दिया। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन को सबको मैंने क्या किया, साथ में जोड़ दिया, क्योंकि ये फिजिक्स है। ठीक है, ये तो है नहीं कि मैं आपको आंसर बताऊंगी और आगे चली जाऊंगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के बिना तो फिजिक्स का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन डालने का सिर्फ इतना मतलब है ताकि आप बाद में रिवीजन अच्छे से कर पाओ। ठीक है, रिवीजन करोगे, एक बार इनको नजर में से एक बार तो निकालोगे या फिर एक बार क्लास लेते छोड़ दोगे, तो एक बार जब देखोगे तो एक्सप्लेनेशन को साथ में देखना। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद ए ग्रेविटेशन फोर्स। देखो, बोल रहा है कि अर्थ है मून को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगा, 10 की पावर 20 न्यूटन। ठीक है, 10 की पावर 20 न्यूटन से उसने अट्रैक्ट किया। तो पूछ रहा है कि मून कितने फोर्स से उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने न्यूटन लॉ तो सुना ही होगा। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ तो सुना ही होगा कि जितना फोर्स एक बॉडी दूसरी बॉडी पे लगाती है उतना ही फोर्स दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे लगाती है। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है वो तो यही बनता है। ठीक है, कि इतना ही फोर्स से क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देखो, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, इट स्टेट दैट द एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। ठीक है, जितना फोर्स पहली बॉडी दूसरी पे लगाएगी उतना ही फोर्स दूसरी बॉडी पहली के ऊपर लगाएगी। ठीक है, तो जितना फोर्स है अर्थ जितना लगाती है मून भी उतना ही लगाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, व्हाट इज द एस्केप स्पीड या फिर एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ फॉर एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एस्केप वेलोसिटी बतानी है। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, वो मिनिमम वेलोसिटी होता है जहां से कोई भी बॉडी है वो ग्रेविटी को छोड़कर, मतलब ग्रेविटी से दूर चली जाती है, अर्थ से दूर चली जाती है, तो वो कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप सभी को ये तो बिल्कुल याद ही रखनी ये वाली बात की 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर आवर नहीं होगा, मीटर पर सेकंड नहीं होगा, किलोमीटर पर सेकंड। अगर हम एक चीज को, हम किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक देते हैं तो वो अपनी अर्थ से बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो इतनी स्पीड तो वैसे भी हमारी कहाँ है, लेकिन आंसर है इसका सी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप द स्पीड एस्केप द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने ग्रेविटेशन में किया ही होगा। ठीक है, यहाँ पर हम जी की वैल्यू रख देंगे, मास है, मास किसका, अर्थ का, और आर कितनी है, रेडियस है अर्थ की। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ठीक है, सिर्फ आपको रिविजन ही करना है, अब यहाँ पे और कुछ नहीं है। ठीक है, मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना है, 5 kg। इट वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो, वेट बताना बच्चों, मैं आपको बहुत बार एक चीज बता चुकी हूँ कि मास कभी भी किसी चीज का चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है। क्योंकि वेट होता है ना अपना, वो होता है mg। ठीक है, वेट ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है और ग्रेविटी चेंज होती है। ठीक है, ग्रेविटी चेंज होती है, ग्रेविटी की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो वेट अपना 0 होगा, हम लोग वेटलेस महसूस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो वेट है वो बताना है। तो वेट किसके इक्वल है, मास कितना है, 5 इंटू 9.8। ठीक है, 9.8 कितना आ जाएगा, 49। देखो कैलकुलेशन देखो, यहाँ पर ये चीजें तो आप लोगों के लिए सिर्फ पढ़ने के लिए मैंने डाली है कि वेट किसको बोलेंगे, वेट की जो ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, वो वैसे सारी चीजें आपको ग्रेविटेशन में समझ में आ गई होगी। यहाँ पर सिर्फ जस्ट रीडिंग के लिए है। ठीक है, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो, मास है 5 है। ठीक है, वेट किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। यहाँ पर मास की वैल्यू रख देंगे और जी की वैल्यू रख देंगे। जी की वैल्यू आप 10 भी रख सकते हो, 9.8 भी रख सकते हो, वो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, वो हमारे ऑप्शन, देखो यहाँ पर कहीं भी 50 ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब वो 9.8 वैल्यू को मानता है। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ए जियो सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, टाइम पीरियड बताना है जियो स्टेशनरी का। तो सबको पता है जियो स्टेशनरी का जो टाइम पीरियड होता है 24 आवर होता है। ठीक है, अब पढ़ लेते जियो स्टेशनरी होता क्या है। इसके बारे में सिर्फ आपको 3 चीजें अच्छे से याद रखनी है। जियो स्टेशनरी में 3 चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। इसका जो टाइम पीरियड होता है 24 आवर होता है। ठीक है, रिवॉल्विंग एन ऑब्जेक्ट कंसेंट्रिक। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है ना बच्चों, वो पूरी अर्थ को स्कैन नहीं कर सकता। ठीक है, पूरी अर्थ को स्कैन नहीं कर सकता, वो बिल्कुल अर्थ के साथ साथ ही रोटेट करता है। एक होता है अपना पोलर सैटेलाइट। ठीक है,
पोलर सैटेलाइट और जियो सैटेलाइट में क्या फर्क है? पोलर बिल्कुल अर्थ के जस्ट ऊपर लगा होता है, जिसकी हाइट होती है 0, क्योंकि अर्थ से ही हम हाइट को देखते हैं। अब जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इसकी हाइट हमसे पूछी जाती है 36,000 किलोमीटर। इसकी हाइट बहुत बार पूछी गई है, ठीक है, और इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बहुत टाइम पूछी गई है। तो ये 3 ही पॉइंट है इसके बारे में, तीनों को अच्छे से याद करो। ये सैटेलाइट रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट क्या करता है? रोटेट करता है। पोलर सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो 1.5 आवर होता है, मतलब 1.5 घंटा होता है, 84.6 मिनट। और जियो सैटेलाइट होता है 24 घंटे का, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। टोटल एनर्जी ऑफ ए सर्कुलेटरी ऑब्जेक्ट सैटेलाइट, देखो टोटल एनर्जी पूछा है, ठीक है, सर्कुलेटरी ऑर्बिटल सैटेलाइट, तो इसकी होगी नेगेटिव टोटल एनर्जी। अब देखते हैं कैसे होगी नेगेटिव। देखो काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की किसकी को लगती है? हाफ एमवी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी हाइट के ऊपर जाते हैं तब जो वेलोसिटी है वो कितनी होती है? gm/r+h, ठीक है, ये होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस के ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस के ये फॉर्मूले तो आपको याद ही होंगे, ठीक है, gmmr+h, ठीक है। अब अगर किसी को याद नहीं है तो वो भी डिप्रेशन में मत चले जाना, कोई बात नहीं है। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लो, ठीक है। तो देखो टोटल एनर्जी जब हम जोड़ेंगे तो काइनेटिक प्लस क्या होती है? पोटेंशियल होती है। टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है, ठीक है। ये याद रखना बच्चों, ये तो हाफ एमवी स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी के mgh करते थे हम, mgh तो हम करते थे, ठीक है, वहीं से ये कंसेप्ट निकला है। ये किसके इक्वल है? gmm/r+h। जब टोटल एनर्जी को जोड़ा तो ये क्या आ जाएगी? माइनस। टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी बच्चों? माइनस, ठीक है। तो नेगेटिव होती है, नेगेटिव साइन है इन द वैल्यू ऑफ एनर्जी शो द नेचर ऑफ द फोर्स, फोर्स को बताता है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी है सर्कुलेटरी सैटेलाइट की क्या होती है? नेगेटिव, ठीक है। अब देखो टू स्फीयर्स ऑफ मास m1 एंड m2, दो स्फीयर है जिसका मास एक का होता है m1, एक का है m2, हैव ग्रेविटेशनल फोर्स है F, उनके बीच में जो वो फोर्स है वो है F, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स। और एक्टिंग बिटवीन देम व्हेन प्लेस इन एयर, अगर वो एयर के अंदर रखे हैं एट ए डिस्टेंस d डिस्टेंस पर, वन प्लेस इन द सेम स्फीयर एट द सेम डिस्टेंस इन ए लिक्विड मीडियम, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी इज 4। देखो बच्चों एक बात मैं आप लोगों के लिए बता देती हूँ, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो किसी भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये ग्रेविटेशन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा क्या रहता है? सेम होता है, चाहे वो लिक्विड मीडियम हो या फिर कोई भी मीडियम हो। मीडियम का तो यहाँ पे कोई जिक्र है ही नहीं इस फॉर्मूले के अंदर। आप मुझे ये बताओ कहीं पर भी मीडियम का कोई भी जिक्र है इस फॉर्मूले में? नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? जिस फोर्स से वो दोनों अट्रैक्ट कर रही थी उसी फोर्स से, BF, ठीक है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? BF, ठीक है। अब देखो ए बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपीरियंस ए ग्रेविटेशन फोर्स, बॉडी का मास बता रखा है, ग्रेविटेशन फोर्स बता रखा है, ठीक है। व्हेन प्लेस ए पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्लेस की गई है। मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड बताना है ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। देखो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होता है? जो फोर्स बाय मास के इक्वल, फोर्स बाय मास के इक्वल, ठीक है। ये होता है अपनी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड इज नोन एज ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी एंड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फोर्स टू द मास, ठीक है। वो क्या होता है? ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। इसके अंदर कुछ नहीं था, अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पर फोर्स दे रखा है 3.0 न्यूटन और यहाँ पर मास दे रखा है 60 ग्राम और आपको बस वैल्यू पुटअप करनी है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। देखो यहाँ पर सिर्फ फोर्स की वैल्यू रखनी है, मास की वैल्यू रखनी है, और हमारा क्या आ जाएगा? ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, 50 न्यूटन पर केजी। टू प्लेनेट है हुज एवरेज जो डेंसिटी है इज सेम हैज रेडियाई r1 and r2 if the acceleration due to gravity on these planet are g1 g2 है। बिल्कुल देखो बच्चों आपको अरेंज करना है इस चीज में, बिल्कुल अरेंजमेंट करनी है। यहाँ पे देखो ग्रेविटी सबको पता है, ग्रेविटी क्या होता है? gm/r²,
ठीक है, ग्रेविटी होता है Gm/r²। फर्स्ट प्लेनेट की मान लिया G1 है, सेकंड प्लेनेट की मान लिया G2 है, तो G1 किसके इक्वल Gm1/r1², G2 किसके इक्वल Gm2/r2²। ठीक है, यहाँ पर अगर हमें m1 और m2 पता चल जाए तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, m1 और m2 पता चल जाए तो पुट कर देंगे वैल्यू। लेकिन m1 और m2 के लिए दिया क्या है, इसने डेंसिटी को दिया है। m1 m2 के लिए किस क्या दिया है, डेंसिटी। डेंसिटी रो है, वो किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। रो किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इस साइड चला गया तो यहां से हम मास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मास किसके इक्वल आ गया, देखो मास किसके इक्वल है, रो इंटू ये वॉल्यूम ही है 4/3, ये बच्चों वॉल्यूम ही है। ठीक है, स्फीयर का क्या है, वॉल्यूम है। अब देखो वॉल्यूम है, m2 किसके इक्वल है, डेंसिटी इंटू सेकंड वॉल्यूम r1 और r2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से समझते जाओ। इसको अगर मैं बाय कर दूं, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो किसके इक्वल आएगा, m1/r1², Gm2/r2², इसके इक्वल आएगा। ये फर्स्ट इन इक्वेशन से है ये बात। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन से है ये बात। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसके इक्वल आ गया। यहाँ पर हमें क्या करना है, m1 और m2 की जो वैल्यू यहाँ से निकाली है, m1 और m2 की वैल्यू जो यहाँ से निकाली वो सिर्फ पुट करनी है, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को पुट करनी है यहाँ पे, और हमारा ये रेशियो निकल आएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो ग्रेविटी सबको पता है Gm/r² होती है, फर्स्ट प्लेनेट की और सेकंड प्लेनेट की हम लोगों ने ग्रेविटी निकाली, हमसे इनका रेशियो पूछा है, तो यहीं से आप यहाँ पे रेशियो कर लो। ठीक है, तो रेशियो में हमें चाहिए m1 मास। मास के लिए उन्होंने क्या दिया बच्चों, मास के लिए उन्होंने दिया डेंसिटी। मास के लिए क्या दिया है, डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ से हमें क्या मिल गया, m1 और m2। यहाँ से हमें क्या मिल गया बच्चों, m1 और m2, और वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, बस कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में आया हुआ, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, इन द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज डबल, डिस्टेंस को सन और अर्थ की डबल कर दे, ड्यूरेशन ऑफ द ईयर विल बी, ड्यूरेशन बताना है। ठीक है, डिस्टेंस को बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब क्या बढ़ा दिया, रेडियस ही बढ़ा दी उसने। ठीक है, रेडियस इंक्रीज कर दी। केपलर लॉ आप लोगों ने सुना ही होगा, केपलर लॉ तो सुना ही होगा। ठीक है, केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड, मतलब टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस का क्यूब होता है। ये तो सब लोगों ने केपलर का लॉ सुना ही होगा। ठीक है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की क्यूब। बस अप्लाई करना नहीं आता कि कहां पर क्या चीज अप्लाई करें, लेकिन ग्रेविटी को अच्छे से करना बच्चों। यहाँ पर मतलब ग्रेविटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो केपलर लॉ आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो केपलर लॉ में क्या है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की क्यूब। ठीक है, यहां से टाइम t1 है, t2 है, इसका स्क्वायर t1/t2 का स्क्वायर, और ये बोल रहा है कि रेडियस को, जो रेडियस थी उसको क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ो फिर से। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन डबल, डिस्टेंस डबल हो गई, अर्थ और सन की डिस्टेंस डबल हो गई, इसका मतलब जो उसकी रेडियस थी वो इंक्रीज हो गई, इन रेडियस डबल हो गई, रेडियस से डबल हो गई। ठीक है, तो यहां पर क्या किया हमने, एक की रेडियस आर थी तो डबल हो गई बाद में। ठीक है, रेडियस क्या हो गई, डबल हो गई। टाइम पहले क्या था, t1 लग रहा था, तो अब टाइम क्या लगेगा, t2 लगेगा। हमें ये निकालना कि टाइम कितना बढ़ गया। ठीक है, मतलब जो रिवॉल्व कर रहा था उसके लिए टाइम कितना बढ़ गया। तो पहले टाइम t1 था, अब टाइम t2 हो चुका। पहले रेडियस r थी, अब रेडियस कितनी होगी, 2r हो गई। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई, देखो 1/8। ठीक है, तो यहां से बच्चों हम t2 निकाल लेंगे। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, t2 निकाल लेंगे। ये इस साइड आ जाएगा और यहां से हम t2 निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। देखो फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो केपलर का लॉ है बच्चों, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की क्यूब है। ठीक है, आर की क्यूब यहाँ से मतलब जो सन और अर्थ की रेडियस को ऐसे बोल रहा डबल हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी रेडियस डबल हो गई, क्योंकि उन दोनों की डिस्टेंस बढ़ गई तो रेडियस ही बढ़ेगी। ये तो समझ में आ गया। ठीक है, तो रेडियस क्या होगी, डबल होगी। तो यहाँ पर देखो टाइम पहले कितना लग रहा था, t1 लग रहा था, अब टाइम कितना लगेगा, t2 लगेगा। पहले रेडियस थी r, अब होगी रेडियस 2r। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर लेना वैल्यू। नेक्स्ट देखो, द मास ऑफ द स्टोन ए इज मोर देन द मास ऑफ द स्टोन बी, मास स्टोन ए का वो ज्यादा होता है मास ऑफ स्टोन बी से। ठीक है, मास ज्यादा है ए का और बी से। द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ द स्टोन ए एंड, एस्केप वेलोसिटी का रेशियो पूछा है बच्चों। देखो एक चीज बता देती हूँ, हम चाहे हल्की चीज को फेंके या भारी चीज को फेंके, ठीक है, मास के ऊपर जो वो डिपेंड नहीं करती हमारी एस्केप वेलोसिटी। जो प्रोजेक्टेड मतलब ये क्या है, ये कुछ ऑब्जेक्ट हैं, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करती।
चाहे हल्की चीज हो या फिर भारी चीज हो, अगर उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंके तो दोनों की एस्केप वेलोसिटी वही होगी, 11.2 ही होगी। ठीक है, तो ये डिपेंड नहीं करती। एक्सप्लेनेशन देख लो, एस्केप वेलोसिटी डिपेंड ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, सिर्फ मास रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी स्टोन ए स्टोन बी द सरफेस ऑफ अर्थ इज वन, एस्केप वेलोसिटी स्टोन ए स्टोन बी इक्वल टू इंडिपेंडेंट, देखो ये वाली लाइन देखो, इंडिपेंडेंट ऑफ मास शेप एंड साइज ऑफ द प्रोजेक्टेड बॉडी, जिसको हम फेंक रहे हैं उसके ना तो मास के ऊपर डिपेंड करती है, ना शेप के ऊपर डिपेंड करती है, ना ही साइज के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? मास ऑफ द मास के ऊपर और रेडियस के ऊपर, अर्थ की मास और रेडियस के ऊपर। ठीक है, ये मास है, रेडियस है, ये अर्थ की मास और रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन समझ गए होगे, 1 ही आएगा, इक्वल टू 1। ठीक है, द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास 50 kg इन ए फ्री फॉलिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एक मिनट बच्चों, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो पीछे आया था ना, एक बार एस्केप वेलोसिटी वाला क्वेश्चन एक पीछे आया था, उसके अंदर यहाँ पे 2 नहीं था, एस्केप वेलोसिटी में 2, यहाँ पे 2 करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि v किसके इक्वल होता है? 2 इंटू वी नोट के इक्वल होता है, अंडर द रूट 2 वी नोट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये एस्केप वेलोसिटी वैसे की होगी आपने, इतना तो पता होगा आपको, लेकिन अंडर रूट 2 वहां पे नहीं था, तो वो कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास 50 kg, ठीक है, इन ए फ्री फॉलिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखो वेट पूछा है 50 kg है, ठीक है, फ्री फॉल है, कोई भी बॉडी फ्री फॉल हो, कोई भी बॉडी फ्री फॉल हो, अगर उसका वेट पूछा है, ठीक है, तो फ्री फॉल में वेट क्या बताओगे? 0। वो अपने आप को वेटलेस महसूस करती है, वो बच्चों अपने आप को क्या महसूस करती है? वेटलेस महसूस करती है। ठीक है, जैसे देखो इन द केस फ्री फॉलिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8, ठीक है, इनवर्ड हो गया, तो यहाँ पर नो रेजिस्टेंस टू द मोशन, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। द फोर्स ऑफ द मीडियम हैज नो इफेक्ट ऑफ द मोशन, वेट होगा 0। ठीक है, वेट क्या होगा? 0, क्योंकि वेट किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? ग्रेविटी के ऊपर। ठीक है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ एंड सैटर्न इज, देखो ये बता रखा है कि अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, और जो शनि की है वो है जीई, अर्थ की है, और शनि की सैटर्न की कितनी है? जीएस। रेडियस एंड मास ऑफ सैटर्न इज ट्वाइस, देखो रेडियस भी बोल रहा है कि ट्वाइस करनी है, और मास भी कितना करना? ट्वाइस, मतलब डबल डबल है। ठीक है, सैटर्न का एज दैट ऑफ द अर्थ, अर्थ से डबल है बच्चों रेडियस एंड मास, तो बताना है जी की वैल्यू के ऊपर क्या असर होगा, मतलब रेशियो क्या बनेगा इनका। ठीक है, ये बताना हमें। देखो ये चीज यहां से देखो, ग्रेविटी किसके इक्वल होती है? जीएम बाई आर स्क्वायर, सभी को पता है ग्रेविटी किसके इक्वल होती है? जीएम बाई आर स्क्वायर। यहां से हमें अर्थ की ग्रेविटी निकालनी, अर्थ की ग्रेविटी जीई किसके लिए? अर्थ के लिए, जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर। ठीक है, यहां से सैटर्न की देखो जीई, क्योंकि फॉर्मूला तो वही है, चाहे हम कहीं चले जाएं, जुपिटर पे चले जाएं, कहीं चले जाएं, बस यहाँ पे फर्क कितना होता है, मतलब वैल्यू चेंज हो जाती है जी की। ठीक है, तो ये क्या है? जीएस किसके इक्वल है? जी एम एस बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें दिया क्या है? गिवन क्या है? जो रेडियस है ना, रेडियस सैटर्न की वो डबल हो गई किससे? अर्थ की रेडियस से, तो 2 आर ई हो गई। ठीक है, और मास भी कितना हो गया? डबल हो गया अर्थ के मास से, मतलब एम एस किसके इक्वल हो गया? 2ma। समझ में आ गया? पहले हम इनका फॉर्मूला लिखेंगे, जीई किसके इक्वल है? जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर, जीएस किसके इक्वल है? जी एम एस बाई आर एस का स्क्वायर। अब बोल रहा है कि रेडियस है वो क्या होगी? डबल होगी अर्थ की रेडियस से, मास क्या है? वो भी डबल हो गया अर्थ के मास से, तो यहाँ पर ये दोनों डबल हो गई, तो इन दोनों की वैल्यू जहां पर आर एस है वहां पर जहां पर आर एस है वहां पर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे जीएस के अंदर। ठीक है, इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। जीएस किसके इक्वल है? जी एम एस मास है, मास एटम का कितना हो गया? 2me, डबल हो गया अर्थ के मास से, और इसका रेडियस कितनी है? 2re। ठीक है, ये भी क्या होगी? डबल हो गई, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी। और इसके बाद हमें क्या पूछा है? इसका रेशियो पूछा, बताना, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रेशियो बताना है, तो रेशियो कर सकते हैं। जीएस इसके इक्वल आ गया, और जीई किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, तो इन दोनों का रेशियो यहाँ से 2:1 रेशियो आ गया। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू
अबाउट द ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ग्रेविटेशन के लिए, ठीक है। इट इज यूनिवर्सल फोर्स बिटवीन एनी टू मासेस, यूनिवर्सल फोर्स नहीं है, गलत। इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बिल्कुल नहीं, डायमेंशन होता है। इट डिपेंड ऑन द मास, नहीं, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम, बिल्कुल ठीक है, किसी भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इन विच मास आर केप्ट, जहां मास रखे जाते हैं वहां पर कोई मीडियम हो, ये किसी भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, पहली बात तो इसकी यूनिट देखो, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं होती बच्चों, इसका डायमेंशन होता है, मैंने करवाया हुआ है, ठीक है, मेजरमेंट के अंदर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज एन एम्पिरिकल कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, ठीक है। जी इज कांस्टेंट एवरीवेयर, हर जगह पे जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, किसी भी मास के ऊपर एंड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बॉडी के मास और डिस्टेंस के ऊपर, और ना ही किसी मीडियम के ऊपर डिपेंड करता, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज द हाइट एट विच एक्सेलरेशन, देखो बोल रखा है व्हाट इज द हाइट एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 1/9, किसी भी हाइट के ऊपर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू 1/9 हो जाती है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ से, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा है कि जी एच है, किसी भी हाइट के ऊपर जाने से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी 1/9 हो जाती है, ठीक है, ये चीज बोल रखी है। तो क्या बोल रखा है अब आगे, क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन टर्म ऑफ रेडियस, रेडियस की टर्म में बतानी है, एंड रेडियस ऑफ द अर्थ बतानी है, ठीक है। देखो कैलकुलेशन देखो इसकी, जो हमारे पास क्या है, ये हमें गिवन है, ठीक है, कि हाइट के ऊपर, किसी भी हाइट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/9 हो जाती है, ठीक है। अब इसके फॉर्मूला क्या है, जी किसके इक्वल है, जीएम बाय आर स्क्वायर के इक्वल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच एंड द सरफेस। अब देखो यहां से जी इसके इक्वल है, ठीक है, और हमें क्या पूछा है, हमें रेडियस निकालनी है यहां से। देखो जी एच किसके इक्वल है, 1/9 जीई, जीएच इसके इक्वल है, तो यहां से जीएच की वैल्यू ये है। लेकिन आप लोगों ने एक फॉर्मूला किया होगा, जहां पर भी हम हाइट के ऊपर जाते हैं तो हमारी जो जी की वैल्यू वो ये है, जीएम बाई आर प्लस जिस हाइट के ऊपर जाते हैं एच और उसका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला जरूर किया है ग्रेविटेशन में, ठीक है। अब इन इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इन इक्वेशन को क्या करेंगे, जीई इसके इक्वल है, और इसको क्या लिख सकते हैं, जीई बाई 9, इसको डिवाइड करो इससे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, इसको डिवाइड किया इससे, ठीक है। और हमारे पास क्या आ गया 9, और सोल्व कर लिया क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में रिपीटेड है, क्योंकि यहाँ पे इसको समझ नहीं आता बच्चों को कि क्या करे। देखो एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ मैं, जो गिवन है चीज पहले तो उसको पकड़ो कि हमें गिवन क्या क्या है, और फिर उसके बाद जो आपको डाटा आता है वो सारा लिखो, ठीक है। क्वेश्चन आधा वही सोल्व हो जाता है। गिवन डाटा क्या है, किसी भी हाइट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/9 हो जाती है, 1/9 हो जाती है, ठीक है, ये बात आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की कितनी होती है, जीएम बाई आर स्क्वायर, ये बात आपको पता है, ठीक है। और किसी भी हाइट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, ठीक है, ग्रेविटी में। अब आपको ये फॉर्मूला आता है, लेकिन आपको जीई की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि आपको रेडियस निकालनी है, यहां से सब कुछ कट करना है आपको, जीई से जीई कट करना, जी बिग वाले जी से बिग वाला जी कट करना, मास से मास कट करना, तो यहां से आपको क्या पता क्या क्या चीजें दे रखी है, जीई बाई 9 ये दे रखा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है, और आपकी आ जाएगी ये वाली इक्वेशन, ठीक है। यहां से आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेकर सोल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, देखो ये तीन चीजें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बताई थी, 24 घंटे वाला पीरियड और हाइट, ये बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको मतलब नोट्स के अंदर भी डाल दिया, आप एक बार रीड कर लेना, बच्चों पूछता है, ठीक है, बार बार बोलती हूँ मैं, पूछता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ याद करने वाले ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है 24 आवर होता है। पोलर सैटेलाइट पूछ ले तो उसका टाइम पीरियड 1.5 घंटा होता है, ठीक है, याद रखनी है आपको। जियो स्टेशनरी लाइट के बारे में ये सारी बातें जो वहां पर थोड़ी सी रह गई थी, वेस्ट टू ईस्ट होता है, ठीक है, सेम स्पीड में रेगुलेट करता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट हैपन टू द वेट ऑफ द रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इफ इट मूव अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। देखो ऐसे बोल रहा है कि एक रॉकेट है वो जा रहा है, ठीक है, उसका वेट बताना है,
ठीक है। व्हाट हैपन टू द वेट ऑफ द रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में, इट मूव अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस से दूर जा रहा है, ठीक है, अर्थ सरफेस से दूर जा रहा है, ठीक है। देखो फोर्स किसके इक्वल है, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मास है, फिक्स है, हम क्या कर सकते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। एफ है वो डायरेक्टली, जब इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ पे हटाएंगे तो ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। अब ऐसे बोल रहा है एज रॉकेट मूव अवे, रॉकेट मूव करके अवे, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रॉकेट एंड अर्थ इंक्रीज होगी, मतलब उनके बीच की रेडियस इंक्रीज होगी। कोई भी चीज जो अर्थ से दूर जा रही है उसकी रेडियस को बढ़ा रही है, आप इतनी चीज याद रखो बस। और अगर रेडियस बढ़ी, अगर ये वाली चीज बढ़ रही है तो फोर्स तो उसका कम हो रहा है, ठीक है। तो फोर्स है, फोर्स ऑन द अर्थ ग्रेविटी वीक हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। वेट इज मेजर हाउ स्ट्रॉन्गली ग्रेविटी पुल ए गिवन ऑब्जेक्ट, ठीक है। रॉकेट मूव अवे, इट्स वेट डिक्रीज, रॉकेट दूर जा रही है तो उसका वेट को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, वेट को क्या कर रही है, डिक्रीज। क्योंकि देखो अगर फोर्स कम हुआ, वेट इज मेजर हाउ स्ट्रॉन्गली ग्रेविटी, ग्रेविटी कितनी स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रही है। वेट किसके इक्वल होता है बच्चों, एम जी के इक्वल होता है, जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जी कितना अट्रैक्ट कर रही है। अब ये दूर जा रहा है तो जी तो वैल्यू कम हो गई, जी वैल्यू कम होगी तो वेट क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, सिंपल है। इन द वेटलेसनेस स्टेट बॉडी, अगर किसी भी कोई बॉडी है वो अपने आप को वेटलेस महसूस कर रही है तो हमें बताना। ये क्वेश्चन है ना कितने टाइम पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। हर एक स्टेट के एग्जाम में देख चुकी मैं इसको, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आप लोग मुझे इसका आंसर बताओ अगर आता है तो। अगर वेटलेस महसूस कर रही है इसका मतलब हैव नो वेट, उसके पास कोई वेट नहीं है, क्योंकि वेट क्या है, mg है, ठीक है। ग्रेविटी है, ग्रेविटी फ्री फॉल में यहाँ पे डिक्रीज, यानी कि वेट क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। वेटलेस है वो बिल्कुल, जैसे लिफ्ट है, फ्री फॉल है, लिफ्ट फ्री फॉल है, तो यहाँ पर ये जी की वैल्यू जीरो, तो डब्ल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, वेटलेस महसूस हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ, देखो इसका आंसर है थर्ड, ठीक है। हैव नो वेट, उसके पास कोई वेट नहीं है, बट पोजेस इनर्सिया, बट वो इनर्सिया को पोजेस करता है, इनर्सिया को रखता है, ठीक है। इनर्सिया है, इनर्सिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मास, इनर्सिया क्या है, प्रॉपर्टी है मास की। हैव बॉडी कैन हैव इनर्सिया मास बट नो वेट, मतलब मास तो होगा। देखो मैंने क्या बताया कि मास कभी भी चेंज नहीं होता बच्चों, मास आप कहीं चले जाओ, ठीक है, मास आप कहीं चले जाओ, मास आपका वही रहेगा। अगर आप 60 किलो के हो तो आप कहीं चले जाओ, आप 60 किलो के ही रहोगे मास के अकॉर्डिंग, मास केजी में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वेट देखोगे तो वेट किसके इक्वल है, वेट किसके इक्वल है, मास इनटू ग्रेविटी के इक्वल है, तो ग्रेविटी की वैल्यू तो चेंज हो रही है, वेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पास क्या रहेगा, इनर्सिया रहेगा, हैव इनर्सिया, ऑलवेज हैव इनर्सिया, बट वेटलेस महसूस कर रही है, ठीक है। वेट कैन बी जीरो, वेट जीरो हो सकता है, इनर्सिया जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल याद रखनी है आपको, ये जो सारी चीजें हैं आप एक बार रीडिंग ले लेना यहाँ से, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन खालिस्तान ऑब्जेक्ट्स इफ इट कैन नॉट बी फेल्ट अनलेस द मास ऑफ द बॉडी इज हाइट सच एज प्लेनेट। तो इसके अंदर ये पूछ रखा, ग्रेविटेशन फोर्स है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है तो मतलब उसका मास ज्यादा। देखो एक चीज याद रखना, इसके बारे में सिर्फ एक ही बात आपको याद रखनी, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है बच्चों वो ईच एंड एवरीवेयर लगता है, ठीक है। हर जगह पे ग्रेविटेशन एक यूनिवर्सल फोर्स है, हर जगह पे लगती है, ठीक है, ईच एंड एवरीवेयर, ठीक है। वैसे इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे डाल दी है, आप एक बार रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, रीडिंग ले लेना। ये क्वेश्चन बच्चों अपने एग्जाम में 2 बार पूछ चुका, स्ट्रेटेजिक साइंस के अंदर 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। और चलो इसको करते हैं, बट आपको ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा यहाँ से। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वर श्रिंक बाय 1%, अगर रेडियस को 1% श्रिंक कर दे, इट मास रिमेनिंग सेम, मास सेम रहेगा। देखो एक बार आया था अपने स्टेट में कि इट्स मास रिमेनिंग सेम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बतानी है, ठीक है। और दूसरी बार आया था इफ द रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक बाय 1% इफ डेंसिटी रिमेनिंग सेम, बात एक ही है, मास रिमेन सेम या फिर डेंसिटी रिमेन सेम, ठीक है। तो ये अपने स्टेट के अंदर 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन है ये, ठीक है। आपको यहाँ से एक चीज याद रखनी पड़ेगी या फिर आप ये सोल्यूशन भी ले सकते हो। देखो इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ विल श्रिंक बाय 1%, अगर रेडियस है श्रिंक हो जाती है 1%, मास रिमेनिंग सेम, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज। याद एक चीज तो ये याद रखनी कि वैल्यू ऑफ जी हमेशा इंक्रीज होगी अगर अर्थ की रेडियस है वो श्रिंक होगी, ठीक है। अब देखो जी की वैल्यू किसके इक्वल है, जी एम बाई आर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। मास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, मास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, जी
पहले से ही कांस्टेंट है, फिक्स है, तो जी है स्मॉल जी ग्रेविटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गई 1/r² की, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज एन जी, जितनी परसेंटेज इंक्रीज होगी जी की इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज डिक्रीज इन आर, जितना जी इंक्रीज होगा उतना ही ये क्या होगा डिक्रीज, और इंटू 2 फॉर्मूला है ये बच्चों, ठीक है, ये फॉर्मूला है। आप ये मत बोलना मैम ये कहां से आ गया एकदम से, ये आप फिट करो दिमाग में कैसे भी करो। तो परसेंटेज जितना जी ज्यादा होगा, मतलब रेडियस जितनी कम होगी उतना ही जी क्या होगा ज्यादा होगा। अगर रेडियस डिक्रीज हुई है, रेडियस डिक्रीज हुई है 1%, ठीक है, यहां पर रेडियस 1% डिक्रीज हो गई तो इंक्रीज होगी जी की वैल्यू, ठीक है, और कितनी इंक्रीज होगी 2%, ठीक है। एक तो ये बात याद रखना, एक इसका ये भी है, ठीक है, इसका ये भी है सॉल्यूशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके इक्वल है जी gm/r², ठीक है। यहां से मास क्या है कांस्टेंट है, फिक्स है, तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। तो यहां से बच्चों एक फॉर्मूला आपका फिजिक्स के अंदर आपने देखा हुआ तो होगा, शायद देखा हुआ होगा, डेल्टा जी बाई जी किसके इक्वल है -2 डेल आर बाई आर, ठीक है। तो यहां से हम 0.02 यानी कि 2% क्या हो गई इंक्रीज हो गई जी की वैल्यू, ठीक है। एक आपके पास ये है, अब ये मत करना कि मैम ये कैसा है, ये ऐसा ही है, आपको मतलब ये फॉर्मूले से ही याद होएगा, ठीक है। ये इसका क्या है फॉर्मूला है, ये इसका बच्चों फॉर्मूला है जो फिजिक्स में आप लगाते हो स्मॉल के लिए, और एक ये ऐसे नहीं होता तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन मतलब 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, हमेशा इंक्रीज ही होगी, मतलब ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि रेडियस डिक्रीज हो रही है, ठीक है, रेडियस डिक्रीज हो रही है तो जी की वैल्यू, एक बार ये पूछा था कि जी इंक्रीज होगा, जी डिक्रीज होगा, जी रिमेन सेम रहेगा, तो जी हमेशा इंक्रीज होगा अगर रेडियस है श्रिंक हो रही है तो, ठीक है। लेकिन अगर कितनी कितनी इंक्रीज होगी तो 2%, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे ग्रेविटी के क्वेश्चन थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगी। एक्सप्लेनेशन के साथ देने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही है बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़ सको, तैयारी कर सको, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि अभी आपको समझ में ना आया हो तो अगर इसकी एक्सप्लेनेशन साथ में है तो आप खुद भी एक बार रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने ये सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डाल दी क्योंकि फिजिक्स है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।